बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ ले। नाज़रीन, अ, ये है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आप सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से हम ये जिहाद जारी रख सकते हैं। नाज़रीन, बहुत बातें करनी है, कुछ खुशखबरियाँ भी हैं, अदालतों से उन पर बात करनी है। कुछ बहुत दुःख भरी दास्तान है, उस पर भी बात करनी है और कुछ अजीब किस्म के मर्ज़नामे आ रहे हैं। एक सियासी पार्टी 40 दिन पहले कहती है कि हमें बताओ जी, हम अपने मंशूर में क्या चीज़ रखें। मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ, ये इस पार्टी ने इस मुल्क पे 3-4 दफ़ा हुकूमत की है, वो कहती है कि हमें बताएँ जी, हम मंशूर में क्या डालें 40 दिन पहले इलेक्शन से। इस सब पर दावत दी है जनाब डॉक्टर ज़फ़र बगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके तमाम नाजरीन और सामईन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सर, चंद खुशखबरियाँ हैं जो कि बहुत कम आती हैं पाकिस्तान से। है थोड़ी-थोड़ी खुशियाँ, लेकिन वो कहते हैं जब खुशी आए तो उसको मनाया ज़रूर जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है साइफर का ट्रायल। मियां अकबर हसन औरंगज़ेब बहुत नाराज़ हुए, बहुत हाथ उठा-उठा के, उँगली उठा-उठा के उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लिटाया। इससे आप क्या देखते हैं सर? देखिए, बात यह है कि ये साइफर केस तो कुछ है ही नहीं ना, बिल्कुल मनगढ़ंत इन्होंने केस बनाया हुआ है। और उसमें जो है खामखा ये पीटीआई और बिलखुसूस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इसमें वो घसीट रहे हैं। मुझे यूँ लगता है कि डेफ़िनिटली अमेरिका से ये प्रेशर आया है इनके ऊपर कि इस साइफर केस को तुम खत्म करो, क्योंकि अगर तुम खत्म नहीं करोगे और अगर पीटीआई ने अमेरिका में डोनाल्ड लू पर चार्जेस लगाए, उसका केस कोर्ट में लेके गए, तो फिर जो है 2024 में तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। उसका असर जो बाइडेन के ऊपर डायरेक्टली, उसकी कैंपेन के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब इस सिलसिले में बातचीत शुरू हो जाएगी कि जनाब बाइडेन को जो है उसके गवर्नमेंट ने इस तरीके से एक और मुल्क के अंदरूनी मामलात में इतनी मुदाखलत की है। तो ये जो मुझे लगता है कि जो प्रेशर ऊपर से अमेरिका से आया है, ज़ाहिर है कि आर्मी को, और ये सारी जो जो कुछ भी होता रहा है तो सब आर्मी करती है पाकिस्तान में। तो उन्होंने कोर्ट को कहा है कि इस मामले को आराम से तुम जो है ना वो रास्ते से हटा दो। वो और केसेस वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो कोशिश उनकी ये होगी कि किसी तरीके से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उनके बाकी जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको जो है किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन के कैंपेन से निकाल दें। अब देखिए ना, कल जो है जिस तरीके से उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को उसकी जो तजलील की, यानी एक 2 टके का एसएचओ जो है, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, एक नहीं 2 मर्तबा वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है और उसने पाकिस्तान की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की है। उसको जिस तरीके से उन्होंने धक्के देकर अडियाला जेल के अंदर से ही पकड़ कर ले गए, केस गायब उनको कर दिया। होता है कि नो, यानी आज जब वो कोर्ट में पेश हुए शाह महमूद कुरैशी, तो उस पर इल्ज़ाम क्या लगाया हुआ था कि जनाब वो अ, जीएचक्यू के हमले में मुलविस था। अभी 7 महीने से तो उसका कोई नाम ही नहीं था, तो अब कैसे मुलविस हो गया? उसने कहा कोर्ट में कि जी मैं तो उस वक़्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पंजाब में मैं कहीं भी नहीं था। उस दिन तो मेरी वाइफ की सर्जरी हो रही थी कराची में, मैं वहाँ पर था। लेकिन ये सर, कैसे मुमकिन हो गया इन चीज़ों में? ये देखिए ना, ये ये तो जी, जी, जी। सर, ये मैं एक बयान उनका पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप प्लीज़ करें। वो मुझे कहते हैं एसएचओ जमाल। अब सर नाम भी आने लगे, तस्वीरें भी, और मेरे पास एक बहुत बड़ी फ़हरिस्त है जो लोग बना के भेजते। एसएचओ जमाल ने मुझे मुक्के लातें मारी, एसएचओ अशफाक चीमा ने गालियाँ दी। मेरी छाती में दर्द था, कल रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया गया। लाइटें जलाकर बार-बार जगाया गया, शोर मचाया गया, मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर किया गया। शाह महमूद कुरैशी का मजिस्ट्रेट को बयान। मैं कैसे अवाम के लिए खतरा हूँ? ये पूछ रहे हैं। कई माह से अडयाला जेल में कैद हूँ। एक टीम आई कि जी 9 मई के लिए बयान रिकॉर्ड करना है। ये तो मुझे 9 मई के वाक़यात में मुलविस कराना चाहते हैं। इस दिन तो मैं कराची में था, मेरी बेगम जो आपने ज़िक्र किया, मेरी बेगम की सर्जरी हुई थी। शाह महमूद कुरैशी का जज को बयान। फिर शाह महमूद कुरैशी की का जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुकालमे में उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। मुझे सुप्रीम कोर्ट के नए ज़मान के ने ज़मानत दी, मचल के जमा करा दिए, सब कुछ ठीक हो गया, मेरी रिहाई हो गई, रोकार जमा हो गई
اور پھر مجھے گرفتار کر گیا، مجھے غیر قانونی طور پر رکھا گیا، میں جیل کی حدود میں تھا، وہاں پر پنجاب پولیس ہے۔ سر اب آپ سوچیں، یہ آپ کا فارمر پرائم منسٹر ہے، آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ادھر تو چھوڑ دیں، آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ایک آپ کا سابق وزیر خارجہ، جس کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کا کوئی کسی قسم کا نہیں ہے، آپ کا سابق وزیر اعظم، آپ دنیا کو کیا پیغام دیں؟ دیکھیے بالکل، دیکھیے ایک سابق وزیر خارجہ جو ایک نہیں دو مرتبہ دو گورنمنٹس میں وہ وزیر خارجہ رہ چکا ہے، اس کے ساری دنیا میں مختلف جو ٹاپ کے ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں اور ان کی ریپوٹیشن بہت ہی اچھی ہے جہاں بھی، لیکن یہ کہ اس کا یہ جو جس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا گیا، جس طریقے سے اس کی بےزتی کی گئی ایک دو ٹکے کے جو ہے نا ایک ایس ایچ او نے، ایس ایچ او جمال اور وہ اشفاق چیمہ وغیرہ جو ہیں، یہ ساری خبریں اب دنیا کے اخبارات میں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ باقاعدہ آپ دیکھیں ہر طرف، چاہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یعنی اس طریقے سے یہ لوگ اپنے ملک کی تذلیل کر رہے ہیں۔ ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہ حرکت کی، یہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ دراصل چاہتے تھے کہ یہ حرکت کر کے وہ دراصل کچھ ریئیکشن چاہتے تھے، اس لیے کہ شاہ محمود قریشی ظاہر ہے کہ ان کے بہت سارے مرید ہیں، ملتان کے یہ بڑا اچھا گھرانہ ہے، تو ان کے اتنے سارے مرید جو ہے اگر وہ دیکھیں کہ ان کا پیر اور مرشد جو ہے اس کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے تو ان میں ظاہر ہے کہ ان کے جذبات بھڑکیں گے۔ بالکل یہی کیفیت جو کہ انہوں نے 9 مئی کو عمران خان کو جس طریقے سے مارا پیٹا پکڑا کورٹ کے حدود کے اندر رہ کر، اور یہ جو کمانڈوز وہاں پر بھیجے گئے تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بھئی لوگ مشتعل ہوں اور کچھ کریں تاکہ آرمی جو ہے پھر اس کو جواز بنا کر ان لوگوں پر سختی شروع کر دیں۔ تو اچھا یہ سر، سارا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جو یہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ کہ افسوس واقعی ہوتا ہے کہ دیکھیے پاکستان کی دنیا میں کس طریقے سے بےزتی ہو رہی ہے۔ پہلے بھی کوئی اتنی وہ نہیں تھی، اوقات پاکستان کی نہیں رہی تھی، لیکن جو تھوڑی بہت بھی کوئی ساکھ تھی وہ بھی ان لوگوں نے خاک میں ملا دی ہے ایسے حرکتوں سے۔ سر دو باتیں میں اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک تو آپ نے جو بات کی ہے نا کہ یہ جو ریلیف دیا جا رہا ہے سائفر میں، اس کا حکم امریکہ سے آیا ہے، اور یہ بہت معنی خیز بات اس لیے ہے کہ مجھے ایک صاحب نے یہ مفروضے کے طور پر کہا کہ یہ عاصم جو ہے، دجال جو ہے، یہ ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا، ادھر سے اس کو یہ مارچنگ آرڈرز دیے گئے ہیں، ادھر سے اس نے حکم دیا ہے، یہ سردار طارق مسعود جیسا بکا ہوا جج، اس کا یہ مر جائے گا، یہ اپنی ماں بیٹیوں کو بھیج دے گا، لیکن یہ اس قسم کا فیصلہ نہ کر سکتا ادر دین کہ اس کو ڈنڈا نہ ملا ہوتا۔ اور باقی جو دو ہے وہ تو خیر ہے ہی ان کے آئی ایس آئی کے ٹٹو۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں ادر ملا، میں تو اس ججمنٹ کے اوپر کبھی بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اپنی اب بلکہ دل سے انہوں نے کو بہت جی ان کو محبت ہوئی ہے یا عدلیہ سے یا عدل سے، تو یہ کیا۔ ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہے سر کہ یہ امریکہ سے آئے، یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے، ہمارے پاس خبر نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے نا سر، جو بہت افسوسناک بات ہے جو آپ نے کی، یہ سر میرے پاس بہت مصدقہ ذرائع سے پہلے بھی آئی تھی کہ جب عمران کو اریسٹ کیا گیا تھا، یہ ایس ایس جی کے 2 کمانڈو بٹالین کے لوگ تھے۔ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، یہ اتنا اعلیٰ یہ ادارہ ہے ایس ایس جی کا، یہ ہمارے والد صاحب نے اس کو کمانڈ کیا ہے پونے 2 سال، اتنی زبردست ان کی ٹریننگ، اتنی ان کی کیا، یہ جا کے کرائے کے پنجاب پولیس کے ٹٹو بن گئے، یہ بہت مجھے سر افسوس ہوا۔ اور یہ میں بات بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، میں رکا رہا ہوں، لیکن چونکہ آج آپ نے ذکر کیا ہے نا سر، تو میں نے اس بات کا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سر یہ دوسری جو ایک اچھی خبر ہے وہ سر یہ ہے کہ اپنے خدیجہ شاہ کو جو ہے کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی ان کو رہا کر دیا جائے، اس کے متعلق سر آپ کی کیا رائے سر؟ دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ خدیجہ شاہ کو کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ اس کو ریلیز کیا جائے، لیکن میں ذرا محتاط رہنا چاہتا ہوں ان معاملات میں، کیونکہ اکثر جو ہے کورٹس ریلیف دے دیتی ہیں اور جب وہ وہاں سے جیل سے ان کو رہائی ملتی ہے تو پولیس والے پہنچ کر کوئی اور من گھڑت قصہ بنا دیتے ہیں ان کو اٹھا کر۔ اب دیکھیے نا، پہلے بھی اس کو ریلیف ملی تھی،
उसको उठाकर उन्होंने क्वेटा उठाकर भेज दिया। उस पर जनाब कत्ल का इल्ज़ाम क्वेटा में। यानी इस किस्म की जो है ना ये लोग हरकतें जो करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा मुहतात रहना पड़ेगा। लेकिन ये कि अगर उसको रिहाई मिली है, अल्लाह करे कि उसकी रिहाई जो है वो अ अमल में आए और उसको दोबारा किसी खामखा के केस में ना उलझाया जाए। ये अच्छी बात है। हुँ। हमारी उम्मीद है और हमें तवक्को है कि कोर्ट्स जो हैं कुछ न कुछ अवाम को थोड़ा-सा रिलीफ़ देना शुरू करें। ये मज़ालिम जो हो रहे हैं उनका ख़ात्मा करें, क्योंकि इससे पाकिस्तान को ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सर इसके साथ जो एक जुड़ी हुई बात है ना, फ़ौज के मुतल्लिक़ एक बहुत एक ज़बरदस्त वैल्यू समझी जाती थी फ़ौजियों के अंदर कि हम जो है ना अपनों का ख़्याल रखते हैं। चाहे वो गलती भी पर भी हो, जिस तरह मुशर्रफ को उठा के ले गए, अरेस्ट नहीं होने दिया। हाँ जी, हम बचाएँगे जी। ये एक पुराने हमारे मरहूम आर्मी चीफ आसिफ नवाज़ की नवासी है। जी। और जनरल आसिफ नवाज़ बहुत ही अच्छी रेपुटेशन वाले आर्मी चीफ थे। उन्होंने नवाज़ शरीफ को भी उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा जब उसने नवाज़ शरीफ ने इनको रिश्वत देने की कोशिश की, एक बीएमडब्ल्यू। ये मुस्तफ़ा खोखर का बाप जो हाजी नवाज़ खोखर, उसने किसी से बदतमीज़ी की, किसी फ़ौजी अफ़सर से, इसने उनको बुला के इतना डाँटा कि वो जब उसे कहा ना हुन दफ़ा हो यहाँ से दफ़्तर से, तो वो इतना खौफ़ज़दा वो गुसलख़ाने में घुस गया दफ़्तर के। तो उसको उसको दफ़्तर का बाहर जा, ये एक्चुअल है ये ये फ़ौज में ये जो रिवायत थी सर, इसको आसिम और बाजवा ने वो भी ख़त्म कर दिया। मैं उसकी डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि इस फ़ौज के अंदर इतनी तबाही और इतनी बर्बादी आ चुकी है, इसके ऊपर मैंने और आपने जो एक प्रोग्राम बहुत बड़ा करना है कि इस फ़ौज का हम रिफ़ॉर्म क्या हम क्यों चाहते हैं। तो ये इन्होंने मिसाल बनाई है सारे रिटायर्ड अफ़सरों के लिए कि तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी नवासियाँ, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी बहनें कोई भी बची हुई नहीं होंगी। हम उनके साथ वो करेंगे अगर हम खतीजा शाह के साथ कर सकते हैं आर्मी आसिफ नवाज़ की। ये मैं बेगैरत और बेशर्म उन फ़ौजी अफ़सरों और जवानों को कह रहा हूँ जो इसमें मुलव्विस हैं, और मैं मुहिब वतन फ़ौजी अफ़सरों और जवानों को कहता हूँ कि शर्म करो। तुम्हारे एक आर्मी चीफ की नवासी जिसका कोई कोई जुर्म नहीं है सर इस औरत का। जी। ये अपना आज़ादी हक राय इस्तेमाल कर रही है। कोई इसने ना बम कर लगाए ना इसकी गाड़ी जो चला रही थी अंदलीब अब्बास कमबख्त की औरत, वो जाके आईपीपी ज्वाइन कर दिए तो उसको छोड़ दिया। ये जो कहती है कि मैं नहीं मानूंगी, मैंने जो बात की मैंने कोई गलत बात की, ये बहुत सर अफसोस की बात है। और सर ये जो खवातीन के साथ हो रहा है, इससे जुड़ी हुई बात जो आगे है सर, वो है मारंग बलोच की सर। ये जो हमारे सामने एक किस्सा बड़े सालों से सर ये चल रहा था, इसके मुताबिक ये पहले मैं ये दिखा दूं कि ये उनके साथ अभी हुआ क्या है रिसेंटली जो इन्होंने ये ये दोनों आपके पास ये आ रही है। हाँ, ये सर ज़रा ये देखें, ये एसएचओ जो हैं, अच्छा मेरा वीडियो प्लेयर चल नहीं रहा। सर इनके साथ जाके ना फिर एसएचओ एक कोई इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है इस्लामाबाद पुलिस का, इतनी बदतमीज़ी इसके साथ की, इसने तू तड़ाक, तुम ये, तुम वो, तुम फलाना। और यही इनके पास वो हराम का पिल्ला, वो इसका वो फवाद हसन वो आया, मैं और ये सर ये बलोचों के साथ ये जो हो रहा है, ये ईस्ट पाकिस्तान और बंगालियों के साथ कम नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये जो अम, ये बेचारी बच्चियाँ जो हैं बलूचिस्तान से काफ़िला लेकर जब इस्लामाबाद आईं, तो इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। जैसे कि ये कोई गैर मुल्की लोग हैं, जैसे कि कोई ये दहशतगर्द हैं या कोई ये बंदूकें उठाकर लेके आए हैं। इस कौम की बच्चियाँ हैं, खुदा के वास्ते सोचो ज़रा। और वो क्या अपनी फरियाद लेके आई हैं। कहाँ लेके जाएँ अपनी फरियाद? इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, वहाँ पर सब फैसले होते हैं। अब देखिए इन लोगों की जो है ना कुछ आप अगर हम बैकग्राउंड ज़रा स्टडी करें, अ, एक तो इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर जो डंडे बरसाए, उन पर ठंडा पानी रात के वक़्त यानी सख्त सर्दी में उन पर ठंडा पानी छोड़ा और फिर वो जो जब इस्लामाबाद का जो अ, आईजी है वो कहता है जी इससे मर थोड़ी जाएँगे।
अरे भाई लेकिन किस जुर्म में इन पर तुम ये हरकतें कर रहे हो? इनको क्यों रोक रहे हो? वो अपने मुल्क के दारुल खिलाफा में आकर जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे अपील कर रही हैं कि हमारे जो लवाहिकीन जिनको मिसिंग पर्सन्स कहा जाता है, वो गायब हो गए हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये हिस्ट्री हमें समझनी चाहिए। बहुत अरसे से पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा होता रहा है कि ये बलोच जो हैं, ये सब दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स हैं, वगैरह-वगैरह, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। अभी भी ये 2 दिन पहले की बात है, बलूचिस्तान का जो अ, इंटीरियर मिनिस्टर है या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जान अचकज़ई, ये वही बंदा है जिसने कि 2-3 हफ्ते पहले ये बयान भी दिया था कि पाकिस्तान को अमेरिका को अपने अड्डे दे देने चाहिए ताकि वो अफ़गानिस्तान में जाकर बमबारी कर सके, ड्रोन हमले कर सके। उसी बंदे ने ये बयान दाग दिया कि जी, ये तो सब जो है ना टेररिस्ट हैं और ये जो है टेररिस्ट जो हैं इन्होंने इन बच्चियों को आगे करके ये ढोंग रचा रहे हैं। तो भाई तो डॉक्टर महरंग बलोच जो है और उसकी जो दूसरी साथी है बच्ची अम, अ, समी दीन बलोच, समी दीन बलोच के वालिद को अ, 2009 में हॉस्पिटल से उठाया गया था। वो अल्लाह! खुजदार हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। उनको उठाया गया 2009 में और अभी तक उनका कुछ अता-पता नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या उनको मार दिया गया है, एक। इसी तरह डॉक्टर महरंग बलोच जो है, इनके वालिद को भी 2009 में उठा लिया गया था और 2011 में उनकी गोलियों से छलनी बॉडी जो है, वो मिली। अल्लाह! अच्छा, इस तरह वो कहते हैं तो इन 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 ये बच्चियाँ जो हैं, जो इस्लामाबाद में आई हैं, उन्होंने कहा कि भई देखिए, अगर आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्द है, तो हमारी आपसे इल्तिजा है कि आप उसको चार्ज करें, उसको अपने कोर्ट में पेश कर दें, ताकि आप उस पर मुकदमा चला सकें। ये क्या वजह है कि जनाब आपने हज़ारों लोगों को जो है ना उनको किडनैप करके उनको मार दिया है और फिर उनकी छलनी बॉडीज़ हमें मिलती है या कुछ लोगों का तो हमें पता भी नहीं कि वो ज़िंदा हैं या नहीं है। बलूचिस्तान में मास ग्रेव्स निकली हैं। तो वो कहते हैं कि भई ये क्या मसला है? ये जो रिसेंट जो वाक़या हुआ है, ये दरअसल शुरू हुआ नवंबर में। हुँ, बलूचिस्तान में एक नौजवान जिसका नाम बलाच मौला बख्श था, हुँ, उसको 29 अक्टूबर को उसको उसके घर से किडनैप किया गया। हुँ, अच्छा, अब ज़ाहिर है कि उसके वालिदैन, लवाहिकीन परेशान कि भई क्या हुआ है? 21 नवंबर को वहाँ पर जो बलूचिस्तान में इन्होंने काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट जो बनाया हुआ है, वो दरअसल उजरती कातिल हैं। ये काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट जो है, ये खुद कातिल हैं, ये लोगों को मार रहे हुँ। हैं। बाय द वे सर, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है ये आईएसआई चलाती है, ये पुलिस भी नहीं चलाती। पुलिस का जो सीटीडी है, ये आईएसआई चलाती है, डायरेक्ट ऑर्डर ये फौज से लेते हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अब जो है, उन्होंने 21 नवंबर को अ, आखिरकार बलाच मौला बख्श को जो है ना, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी ये जो है हमारी कस्टडी में है, हम इसको चार्ज कर रहे हैं टेररिज़्म में। 21 नवंबर को, ये डेट्स इम्पोर्टेंट हैं। हुँ, 2 दिन के बाद हुँ, उसी सीटीडी ने जनाब ये ऐलान दे दिया कि जी ये पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। अरे कैसे ओह! मारा गया? तुम्हारी कस्टडी में है। तुमने हुँ, इसको कोर्ट में पेश करना है, तो कैसे मारा गया वो? हुँ, उसकी वजह से ये जो तहरीक जो अभी इन इन बेचारों के जो कैरावान है, मैं तहरीक तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनको इतना दुःख हुआ कि भई एक बंदा आपकी कस्टडी में है, आपने हुँ, ऐलान कर दिया कि जी आप उसको चार्ज करेंगे, 2 दिन के बाद आप उसको मार देते हैं। उसकी हुँ, बॉडी वो उठाकर जो लोग जो उनको बॉडी लेके आए वहाँ पर कोर्ट में, यानी हुँ, वो ये बच्चियाँ उसके साथ थी, तो उस वक़्त से इन्होंने पहले तो वहाँ पर बलूचिस्तान में, चमन में, तुर्बत में उन्होंने वो की, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हमें इस्लामाबाद का रुख करना पड़ेगा। तो हुँ, बेचारी बच्चियाँ जो है यहाँ इस्लामाबाद आई और यहाँ पर भी उन पर जो है ना ये जो जो किराए के जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, वो वही बकवास अलापते हैं कि जी तुम टेररिस्ट की मज़म्मत करते हो या नहीं वगैरह। वो कहते हैं खुदारा हम तो इंसाफ माँगने आए हैं, हम तो ये पूछने आए हैं कि हमारे लवाहिकीन कहाँ हैं? वो ज़िंदा हैं या मारे गए हैं? हमें कुछ तो बताओ, हमारा जुर्म क्या है? देखिए उनको कहते हैं कि जी ये गद्दार हैं, लेकिन वो तो उसी दारुल खिलाफ़ा में आए हैं जिस ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफ़ा है। वो कहता है हम तो
इसी मुल्क की, इसी हुकूमत से हम फरियाद कर रहे हैं, तो हमारी फरियाद कोई सुनता क्यों नहीं है? हुँ। यानी ये हालत है उस मुल्क की। देखिए, इस वक़्त जो है ना, पाकिस्तान का जो जो केयर टेकर वज़ीर आज़म है काकड़ साहब, वो भी बलूचिस्तान से है। वो आया है इन बच्चियों से मिलने, क्या कोई पूछने आया है? सही वो सर वो इतना ही बलोच है जितना यज़ीद मुसलमान था। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, यही बात है दरअसल बुनियादी तौर पर। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा बलूचिस्तान से है। ये सब यज़ीदी हैं। श आप संजरानी संजरानी, जी सेनेट हाँ, का च सेनेट के चेयरमैन बलूचिस्तान से है। तो हमें बताइए खुदारा कि ये बच्चियाँ जो हैं, क्या वो बंदूकें लेके आई हैं? क्या वो मुल्क को तबाह करना चाहते हैं? वो तो फरियाद लेके आई हैं। क्यों नहीं तुम इनकी फरियाद सुनते हो? इन्होंने जुर्म क्या किया है? भई अगर कोई जुर्म किया है, तो चार्ज करो उनको, कोर्ट में लेके आओ। नहीं, देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इस्लामाबाद के जो लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो माफ़ कीजिएगा। मैं इस्लामाबाद के अवाम से अपील करता हूँ कि वो जाकर जी, मुझे पता है बहुत ही सर आप दीदा हो ज़्यादा। इन बच्चियों के सर पर हाथ फेरें, उनकी दादरसी करें, उनको कुछ सपोर्ट फराहम करें। बजाए इसके कि वही इल्ज़ामात दोहराते चले जा रहे हैं, जो हम सालों साल से सुन रहे हैं। ये बेचारे इतने गरीब हैं, बल्कि उन्होंने तो कहा कि जी हम इस्लामाबाद कई मर्तबा आ चुके हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर जनाब आपकी आलीशान सड़कें हैं, आपके लोग बंगलों में रह रहे हैं, बड़े-बड़े बंगलों में रह रहे हैं, नौकर-चाकर हैं। आप लोग वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि जी आप हमें बलूचिस्तान में भी ऐसी सड़कें दें, आप हमें वही जो है ना बड़े-बड़े बंगले दें। हम ये भी नहीं कहते कि जी आप हमारा गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घर में कोई किसी चीज़ की गरमाने गरमाने के लिए कोई गैस ही नहीं है। हम सिर्फ़ आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि जी हमारे लवाहकीन के मुतालिक हमें इन्फॉर्मेशन दे दें। ये भी नहीं कर रहे। तो मुझे तो लगता है कि ये जो फ़ौज हमारी है ना, ये इस मुल्क को तोड़ना चाहती है। देखिए, जब आप इस किस्म का ज़ुल्म करेंगे लोगों पर, कुछ लोग नेगेटिव रिएक्शन भी करेंगे, बजाए इसके कि ये मसाइल हम हल करें। अच्छा, आप हासिल क्या करना चाहते हैं इस चीज़ से कि इन लोगों पर ये ज़ुल्म कर रहे हैं? ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे ज़खायर हैं और फ़ौज जो है वो इस चक्कर में है कि किसी न किसी तरीके से उनको बेचकर उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको बेचकर कुछ पैसे-वैसे बनाएँ उससे और बलूचिस्तान के अवाम को कुछ भी ना दें। ये हरकतें वो कर रहे हैं, वहीं पर बलूचिस्तान में इसी फ़ौज ने फ़िरकावारियत की है, इसी फ़ौज ने जनाब शिया-सुन्नी फ़सादात करवाए हैं और फिर कहते हैं नहीं जी ये तो टेररिस्ट हैं। अरे भाई खुदा के वास्ते अगर टेररिस्ट हैं तो पकड़ो, तुम कर क्या रहे हो? सारा कुछ तो तुम्हारे कंट्रोल में है, तो तुम उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? ये लोग दरअसल अगर किसी ये मैं कोई मुझे इसमें झिझक नहीं है कि हमारी असल दुश्मन जो है ना हमारी पाकिस्तानी फ़ौज है और जर्नैल हैं। ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़ौज में सब बुरे लोग हैं, अच्छे लोग ज़रूर हैं वहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पर, मुहिब-ए-वतन हैं। लेकिन हुँ। खुदारा अगर आप मुहिब-ए-वतन हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आप क्यों नहीं उठ खड़े होते इन गद्दारों से छुटकारा हासिल करने के लिए? कितनी हम ये दर्दनाक कहानियाँ सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे? कोई हुँ। हद होती है खुदा के वास्ते। सर बहुत ही अफ़सोस बयान किया आपने रोहिदाद मुझे पता है ये इतना मैं खुद सर जब भी इसका होता है तो आप दीदा हो गया। आपका होना तो मेरे लिए एक बड़ा रेवलेशन है बिकॉज़ आप मुझे पता है बहुत सख्त अपने दिल के मालिक हैं, लेकिन अगर आपके साथ ये आज हुआ है तो मुझे पता है कि इसका कितना असर हुआ है पाकिस्तानियों पे। सर ये बहुत दहशतगर्दी की बहुत बड़ी दास्तान है सर।
ये बहुत पुरानी दास्तान है, ये 1971 शायद उससे पहले भी शुरू हुई, उधर जो जेनोसाइड किया है हमने बंगालियों का, मतलब ये इतना बेगैरत था टिक्का खान हमारा आर्मी चीफ, उससे जब किसी ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मार्च 1971 में या नहीं मार्च 1971 में तो शुरू किया, ये कोई शायद जून या जुलाई के अंदर है, अभी तक वो गवर्नर था, उससे पूछा गया कि सुना है तुमने 3.5 लाख बंगाली मारे, कहता है व्हाट नॉनसेंस, हमने सिर्फ 1.5 लाख मारे हैं। मतलब कि जैसे 1.5 लाख बंगालियों को मारना ठीक है, 3.5 लाख कुछ ज्यादा है। ये इस जहनियत के सर हमारे फौजी जर्नैल है उस जमाने से, कि इनको ये ही नहीं पता, इनको अकल नहीं है कि जेनोसाइड क्या है। इन्होंने जो केपी में किया, जो इन्होंने फाटा में किया, हमें बता बता के ये दहशत गर्द हैं, अब ये बलोचिस्तान में किया। सर इन्होंने जो कराची में किया एमक्यूएम के खिलाफ, मैं एमक्यूएम की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को मारा है, केपी में, बलोचिस्तान में, कराची में, सिंधियों को मारा है, ये किस किस्म की फौज है? ये किस किस्म की आईएसआई है? ये किस किस्म के जर्नैल हैं? ये रात को कैसे सोते हैं? इनके बीवी बच्चे जो हैं उनको ये किस किस्म की परवरिश देते हैं? इनकी अपनी परवरिश कैसी हुई? ये कैसी फौज है जिसने पिछले 25 30 40 50 साल से अपनी बंदूकें, अपनी गोलियां, अपने हथियार, अपने ही बेचारे गैर मुसल्ला इनोसेंट। देखिए ना, बात ये है कि जब ये सब कुछ ईस्ट पाकिस्तान में कर रहे थे, तो उस वक़्त जो है हमें यही प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब वो तो सब गद्दार हैं, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। इसमें भुट्टो भी मुलविस था, लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो याह्या खान था और उसके साथ चंद जो जर्नैल थे। देखिए उसी उसी दौर में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के कम से कम एक सियासी पार्टी और 2 सियासतदान जो हैं वो मशरकी पाकिस्तान गए थे शेख मुजीब से मिलने। एक वली खान और दूसरा बिज़नजो। नहीं सर, एयर ये मार्शल असगर खान भी गए थे, एयर जी। एयर मार्शल असगर खान भी जी। ये जो जी, थे चूँकि बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी जो है उन्होंने अक्सरियत हासिल कर ली थी। तो ये लोग मुजीब के पास गए और ये बिज़नजो ने एक्चुअली अपनी किताब में लिखा है। हुँ। उसने लिखा है कि हमने मुजीबुर रहमान से कहा जब हमसे मिलने गए, हमने कहा कि खुदा के वास्ते आप पाकिस्तान को मत तोड़ें। तो कहता है उन्होंने जवाब में हमसे ये कहा कि मैं तो पाकिस्तान को कतई नहीं तोड़ना चाहता हूँ, मैं तो पाकिस्तान को बचाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी पार्टी है, उसको वो इक़्तिदार सौंप दें। यही आपका आईन कहता है, हमने तो कोई और नई बात तो नहीं कही है। तो ये क्यों हमें इक़्तिदार नहीं दे रहे? वो ही हमें नहीं समझते कि हम पाकिस्तानी हैं। हम तो कतई पाकिस्तान को नहीं तोड़ना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि अगर शेख मुजीब को इक़्तिदार सौंपा जाता, तो चूँकि उसके वेस्ट पाकिस्तान में कोई उसको वोट नहीं मिले थे, तो नेशनल अवामी पार्टी के साथ उस उनका इल्हाक हो जाता। मुझे यकीन है इस बात पर। क्योंकि देखिए उनको शेख मुजीब को भी मालूम था कि ये लोग जो हैं सिंसियर हैं। लेकिन ये कि हमने क्या देखा कि जब ईस्ट पाकिस्तान अ, हुँ। अलग हुआ, वहाँ पर जो हमारी बेइज़्ती हुई, जो सरेंडर हुआ सारी दुनिया के सामने। फिर जनाब जब वेस्ट पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ कायम हुई, उस पर भुट्टो ने वही हरकतें शुरू कर दी। यानी जो जो उसके नेशनल अवामी पार्टी के लीडर्स थे, वली खान, उस पर तो 4 मर्तबा भुट्टो ने हमला करवाया था। इतने सारे और पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा था, डॉक्टर नज़ीर अहमद, जमात इस्लामी का या कोई जो और जो थे मतलब शेख सर, अपनी रशीद। पार्टी के जे रहीम के साथ, मिराज मोहम्मद बिल्कुल, खान बिल्कुल, के साथ। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो है बदकिस्मती से ये एक बहुत ही जो है ना हमारे हिस्ट्री का बहुत ही अफ़सोसनाक एक दौर है, जो जिस पर हम चूँकि उस वक़्त खामोश रहे और इसकी सज़ा आज हम फिर अब भुगत रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारी हिस्ट्री का जो है ना एक एक बहुत ही दर्दनाक चैप्टर है और अभी भी बदकिस्मती से यही कुछ चल रहा है और अगर ये चलता रहा तो ये मुल्क टूट जाएगा, कैसे बचेगा? क्योंकि देखिए ना, आपने अगर आर्मी जो है अ, केपीके में उन्होंने लोगों को एंटागनाइज़ कर दिया है, सिंध में कर दिया है, कराची में कर दिया है, बलूचिस्तान में कर दिया, अब तो पंजाब में भी सिलसिला शुरू हो गया। अब लोगों को मालूम हुआ है कि भई
جو کچھ بلوچستان میں یا کراچی میں یا سندھ میں ہوتا رہا تھا، یہ اب یہاں پر بھی ہونا شروع ہو گیا کہ لوگوں کی مائیں بہنیں کو اٹھایا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے۔ اب لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ آرمی ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے؟ یہ لڑنے کے تو قابل نہیں ہے ہندوستان کے خلاف، ان کے سامنے تو ان کی کانپیں ٹانگنے لگی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر مطلب ہے کہ پھر اس آرمی کو ہم نے رکھنا کس خوشی میں ہے کہ یہ اسی طرح ظلم کرتے رہے اپنے عوام پر؟ کس خوشی میں؟ اور امریکہ کی جو ہے نا امریکہ کے جوتے چاٹتے رہیں۔ یہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک سچویشن ہے جو پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس پر سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے سر، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو اگلا پروگرام ہے میں اسی موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کو ہم کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جنگ یہ جنگ نہیں ہے کہ جی ہماری فوج جو ہے ہم اس فوج کو ختم کر دیں، اس لیے ہمیں فوج کی ضرورت نہیں، نہیں، ہمیں فوج کی ضرورت ہے، ہمیں اچھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ضرورت ہے، ہمیں ایسی فوج کی ضرورت نہیں ہے جو انگریز کے پٹھوں کی طرح ہے یا امریکہ کے جوتے چاٹتی ہے جس طرح آپ نے فرمایا، جو کہ اپنی بندوقیں اپنے لوگوں پر استعمال کرتی ہے، جینوسائیڈ کرتی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت لوٹتی ہے، لٹواتی ہے، پولیس کو استعمال کرتی ہے، الیکشن کمیشن کو استعمال کرتی ہے، عدلیہ کو استعمال کرتی ہے، پولیس کو، سول سروس کو استعمال کرتی ہے، ایک فرد واحد کے حکم پر ملک کو چلتے۔ ہمیں ایسی فوج نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے، قتل نہیں چاہیے۔ اگر اس فوج کو نیست و نابود کر کے نئی فوج بنانی پڑے تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ فوج ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے اوپر سے ہم نے سر انشاءاللہ اگلا پروگرام بڑا ڈیٹیل میں کرنا ہے، اور میرے پاس بہت مثبت تجاویز آئی ہیں فوج کی ریفارم پر، اور پھر اگلے پہ اس پر بات کریں گے سر۔ تو سر آخری آپ کے ریپ اپ کرنے باتیں اور تو بہت تھیں لیکن پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ نواز شریف کی پارٹی نے کہا ہے کہ جی ہمیں ذرا کوئی پلیز ریکمنڈیشن دے کہ ہم اپنے منشور کے اندر کیا شامل کریں۔ 40 دن رہ گئے الیکشن کو، آج وہ مانگ رہے ہیں ریکمنڈیشن، اس کے متعلق کیا آپ سر آخری کامنٹ اور پھر بند کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تو پاکستان میں کافی ساری پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے اپنے اپنے شہداء ہیں۔ مثلاً جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نذیر احمد کو شہید کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی میں تو 2 شہید ہیں، باپ اور بیٹی۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نون لیگ کو بھی 2 شہداء عطا فرمائے، باپ اور بیٹی، تاکہ جو ہے ان کو وہ شہداء مل جائے۔ وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بن جائے گی۔ سر ویسے بات اچھی ہے، ان کو بھی 2 شہید دے دیں کہ یہ بھی ان کا بھی حساب کتاب ذرا ٹھیک ہو جائے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ رب، اللہ ان سے نجات دلائے۔ سر بہت شکریہ، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، اور جو بیچارے مصیبتوں میں ہیں، قید میں، ہماری بیچارے بلوچ، یہ جو مہرنگ بلوچ اور جو ان کے ساتھ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کے پی کے اندر، سندھ کے اندر، ایم کیو ایم اور کراچی کے لوگوں کے اندر، بے گناہ لوگوں کے اندر، پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف قید میں جو ہے، مصیبتوں میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے، بشمول عمران خان اور جو 30,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی، اور جو بیچارے اس جہاد کے اندر شہید ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ سر، بہت شکریہ سر۔